अल्ट्रासाउंड। आओ इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तो तुमने सुन रखा होगा कि अल्ट्रासाउंड ये एक मेडिकल डिवाइस है या फिर ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जो कि डॉक्टर्स अक्सर करवाते हैं अपने पेशेंट से, ये जानने के लिए कि उनके पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन्स ये सही सलामत हैं या नहीं है। तो देखो, असल में ये नाम आ रहा है एक साउंड वेव की टाइप से, अल्ट्रासोनिक वेव्स या फिर अल्ट्रासाउंड वेव्स। देखो, हम इंसान नॉर्मल ह्यूमन ईयर ये कुछ 20 से 20,000 हर्ट की फ्रीक्वेंसी के साउंड को ही सुन सकते हैं। इससे लो फ्रीक्वेंसी या इससे हाई फ्रीक्वेंसी ये हम इंसान सुन नहीं पाते हैं। हाँ, कुछ जानवर सुन पाते हैं लेकिन हम नहीं सुन पाते हैं। अब 20,000 हर्ट्ज की ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसे हम बुलाते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स या फिर अल्ट्रासाउंड। अब इसी वेव की मदद से एक अल्ट्रासाउंड इमेजिंग मशीन ये बताती है कि हमारे बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स है ना, वो सही शेप एंड साइज में है या नहीं है। अब आओ एक एग्जाम्पल की मदद से इसे समझते हैं। तो ये हो गई ह्यूमन की बॉडी और ये हो गए कुछ ऑर्गन्स। अब देखो, अगर तुम्हें चेक करना है कि ऑर्गन सही शेप एंड साइज में है या नहीं, तो इसके लिए या तो तुम्हें ऑपरेट करके खुद देखना पड़ेगा या फिर तुम्हें कुछ एक्सरेज वगैरह निकालनी पड़ेंगी। अब ये दोनों ही तरह के थोड़े से हार्मफुल हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासाउंड इमेजिंग टेक्निक का। ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है। तो ये एक ट्रांसड्यूसर हो गया, ये एक ऐसी मशीन होगी जो कि अल्ट्रासाउंड की वेव्स को छोड़ती है बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक पल्स छोड़ेंगे अंदर, एक अल्ट्रासाउंड की पल्स अंदर में छोड़ने वाले हैं। तो देखो, ये पल्स कुछ ऐसे ट्रैवल करने वाली है बॉडी के अंदर। अब ये तब तक ट्रैवल करते रहेगी जब तक कि सेम इंटरफेस में, सेम मीडियम के अंदर ये ट्रैवल कर रही हो। जैसे ही मीडियम में चेंज हो जाए, जैसे कि यहाँ पे कुछ ब्लड की मीडियम है और यहाँ पे आगे ऑर्गन की मसल टिश्यू है ना, तो यहाँ पे मीडियम में चेंज आ गया। तो जैसे ही मीडियम में चेंज आएगा, वैसे ही इस पल्स का थोड़ा सा पार्ट ये रिफ्लेक्ट हो जाने वाला है। ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाने वाला है। ये ऐसे जा रही थी और ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब इस ट्रांसड्यूसर के अंदर एक मशीन होती है जो कि ये कैलकुलेट करती है कि कितने टाइम के बाद पहली रिफ्लेक्शन रिसीव हो रही है। देखो, इसे पता होता है कि इसने पल्स को कब भेजा और इसे ये भी पता होता है कि पहली रिफ्लेक्शन के बाद पल्स कितने टाइम के बाद ये पहुंची, रिसीव हुई। तो इसके पास आ गया टाइम ड्यूरेशन। और इसे ये भी पता होता है कि बॉडी के अंदर साउंड की स्पीड क्या होने वाली है। तो स्पीड और टाइम, इन दोनों की मदद से ये पता लगा लेता है, ये कैलकुलेट कर लेता है कि डिस्टेंस क्या होने वाला है पहले रिफ्लेक्शन पॉइंट का, यहाँ इस पॉइंट से। अब इसके बाद इसे ये पता चल गया कि रिफ्लेक्शन हो रहा होगा यहाँ पे, पहली इंटरफेस कहीं यहाँ पे होने वाली है। अब देखो, यहाँ पे सारी वेव रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, सारी पल्स रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, बल्कि मैक्सिमम पार्ट पल्स का ये आगे की तरफ अभी भी ट्रैवल करते रहेगा। ये कुछ ऐसे आगे की तरफ जाता रहेगा। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक तो कोई इंटरफेस में चेंज आया नहीं, सेम मीडियम थी, ऑर्गन की मीडियम। अब यहाँ पे चेंज आ रहा है मीडियम के अंदर, ये हो गया ऑर्गन, अब यहाँ पे हो गई ब्लड। तो यहाँ पे फिर से एक रिफ्लेक्शन होने वाला है। ये वेव कुछ ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे फिर से रिसीव हो जाएगी ऐसे। और फिर से अब ये ट्रांसड्यूसर ये कैलकुलेट कर लेगा कि कब हुई रिफ्लेक्शन, कितनी देर के बाद, और फिर स्पीड की मदद से ये पता लगा लेगा कि ये इंटरफेस, ये जो पॉइंट है ना रिफ्लेक्शन का, ये कितनी दूर है यहाँ से, ये दूरी। तो इसे ये इस पॉइंट का भी पता चल गया। अब वैसे ही ये वेव फिर से और आगे तक जाएगी और फिर यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होके आने वाली है ऐसे। और फिर सेम कैलकुलेशन की मदद से ये मशीन ये पता लगा लेगी कि ये इंटरफेस, ये मीडियम चेंज यहाँ पे हो रहा है। अब देखो, ये ट्रांसड्यूसर ये बहुत सारी पल्स भेजने वाला है, ऐसे ऐसे ऐसे। और ये सारी पल्स, ये वाली पल्स जाएगी ऐसे कुछ, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो हमें इस पॉइंट का भी पता चल जाएगा। और वैसे करते करते इस ऑर्गन की सारी पॉइंट्स का पता चल जाएगा। और हमें ये पता चल जाएगा कि इस ऑर्गन की इमेज क्या है, ये हमें दिख जाने वाली है स्क्रीन पे। वैसे ही इस ऑर्गन की इमेज क्या है, सारे जो इंटरफेस है ना, सारे बाउंड्रीज, उन सब की इमेज आ जाने वाली है स्क्रीन पे। अब देखो, इस इमेज को हम देख के ये बता सकते हैं कि एक नॉर्मल ऑर्गन, इसका शेप एंड साइज क्या होना चाहिए। अब अगर इस ऑर्गन में कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ वगैरह है ना, मान लो कि यहाँ से ऑर्गन निकली हुई है, कुछ यहाँ पे कुछ ग्रोथ है, तो यहाँ से भी रिफ्लेक्शन होने लगेगा और ये स्क्रीन पे मुझे दिख जाएगा कि यहाँ पे कुछ निकला हुआ है, यानी कि मेरी ऑर्गन सही नहीं है। तो ये चीज़ हम पता लगा सकते हैं अल्ट्रासाउंड इमेजिंग मशीन की मदद से। अब देखो, तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ सकता है, इस मशीन में हम केवल अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्या हम कोई लो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? जैसे कि मान लो कि अगर मैं कोई एक ऐसी फ्रीक्वेंसी लूँ जो कि ऑडिबल रेंज के अंदर लाई करती हो, तो फिर क्या होने वाला है? तो देखो, उस केस में बहुत ही नॉइस प्रोड्यूस होगा। अगर तुम एक प्रोसीजर करवाओ ना, तो ये जो अब वेव्स छोड़ेगी ये मशीन, ये होने वाली है ऑडिबल रेंज में और ये तुम्हें सुनाई देने वाली है। तो इसलिए बहुत ही इरिटेशन होने वाली है तुम्हें। पिछले केस में हम इस्तेमाल कर रहे थे अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी का और ये इंसानों को सुनाई नहीं देती है, तो इसलिए हमें कुछ पता भी नहीं पड़ रहा था। अब ये तो खैर हो गई छोटी सी बात।
अब देखो मेन इंपॉर्टेंटली क्या होता है ना कि अल्ट्रासाउंड की वेव्स ये होती है हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, करेक्ट, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, और इनकी वेवलेंथ छोटी होती है, इसका मतलब लो वेवलेंथ। ये सेम ही चीज़ है, क्योंकि वेलोसिटी ये बराबर हो जाती है, वेव की वेलोसिटी ये बराबर हो जाती है लैम्डा वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी के। अब अगर लैम्डा बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी को कम होना पड़ेगा, या फिर उल्टा, अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी तो लैम्डा को कम होना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन अ मीडियम ये तो खैर कांस्टेंट ही रहता है ना, तो इसलिए ये रिलेशनशिप आता है। अब अगर तुम एक हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ की वेव को लोगे तो उसकी डिफ्रैक्शन ये बहुत ही कम होने वाली है, ये बहुत ही कम डिफ्रैक्ट करने वाली है, लेस डिफ्रैक्शन। अब इसकी मदद से हम एक बहुत ही क्लियर इमेज बना सकते हैं हर एक ऑर्गन्स का। देखो डिफ्रैक्शन ये होता है स्प्रेडिंग ऑफ द वेव और बेंडिंग ऑफ द वेव। अब इसे समझते हैं। मान लो कि कुछ वेव ऐसे जा रही है और यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल है, तो यहाँ पे कोई थोड़ा सा गैप दिया हुआ है। तो अब अगर ये वेव बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ की होगी तो ये वेव ज़्यादा स्प्रेड नहीं करने वाली है और ऐसे निकल जाएगी गैप के थ्रू। लेकिन अगर ये वेव एक लो फ्रीक्वेंसी की है तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड करने वाली है, ऐसे कुछ स्प्रेड कर जाएगी। अब डिफ्रैक्शन के कारण एक और बड़ी दिक्कत ये आती है कि लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स ये जब भी किसी कॉर्नर को हिट करती है ना तो ये उस कॉर्नर के अराउंड बेंड कर जाती हैं। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी के वेव का इस्तेमाल करूँ और मैं इसे इस ऑर्गन पे फेंक दूँ, और ये मान लो कि ये इस ऑर्गन के यहाँ इस कॉर्नर पे हिट कर रहा है, तो क्या होने वाला है कि ये वाली वेव ये इस कॉर्नर के अबाउट बेंड कर जाने वाली है। पहले तो ऐसे ऐसे जा रही थी, लेकिन अब ये बेंड करके ये ऐसे ऐसे जा सकती है। ये दिक्कत होती है डिफ्रैक्शन के कारण, और ये ऐसे मान लो कि स्ट्राइक कर जाएगी यहाँ इस पॉइंट पे, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये वापस आएगी ट्रांसड्यूसर पे। अब देखो दिक्कत ये होगी ना कि बहुत सारी पॉइंट से वेव्स अब इस पॉइंट पे हिट करने वाली होंगी। पहले तो क्या हो रहा था कि जब एक डायरेक्टली स्ट्रेट वेव हम भेज रहे थे तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही थी और यहाँ से वापस ट्रांसड्यूसर पे आ रही थी। लेकिन अब क्या होगा कि मल्टीपल पॉइंट से वेव्स बेंड होकर यहाँ पे हिट करेंगी और वापस आएंगी, तो ट्रांसड्यूसर बता नहीं पाएगा कि ये वाली वेव ये कहाँ से आ रही है, ये वाली है या फिर ये वाली या फिर ये वाली, है ना। तो इस केस में ये प्रिसाइजली ये नहीं बता पाएगा कि ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, और इसलिए इस ऑर्गन की जो इमेज है ना ये बहुत ही ब्लरी आने वाली है। इसलिए एक शार्प इमेज के लिए हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं जो कि हाई फ्रीक्वेंसी की हो और जिसके कारण लेस डिफ्रैक्शन होता है। तो ये तो हो गया अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल अल्ट्रासाउंड इमेजिंग डिवाइसेस में।